आज की इस कक्षा में हमें व्हीटस्टोन सेतु जो हमने पढ़ा था लास्ट, उसी पर आधारित कुछ विभिन्न अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे, विभिन्न युक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली युक्ति जो व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित हमें पढ़नी है वो है मीटर सेतु। मीटर सेतु के बारे में दो तरह के प्रश्न आते हैं, तीन तरह के प्रश्न आते हैं, सॉरी। पहला तो दो छोटे प्रश्न आ सकते हैं। नंबर एक कि मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। नंबर दो कि मीटर सेतु को मीटर सेतु क्यों कहा जाता है। और नंबर तीन मीटर सेतु की बनावट, कार्यप्रणाली और सिद्धांत, इन तीनों के बारे में आ सकता है। तो अगर पहले प्रश्न की हम चर्चा करें कि मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हम कहेंगे मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत में हमने देखा था कि संतुलन की अवस्था यानी शून्य विक्षेप की अवस्था में दो निकटवर्ती प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो निकटवर्ती प्रतिरोधकों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है। जो बच्चे कह रहे हैं कि वॉइस कट रही है, वो बेटा ऊंचाई वाली जगह पे बैठो, क्योंकि अब मैं छत पे बैठा हूं, इससे ऊपर जाके मैं नहीं बैठ सकता हूं। ठीक है। तो वापस से मैं अपना टॉपिक शुरू कर रहा हूं। आज का टॉपिक मीटर सेतु। मीटर सेतु जो होता है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। मीटर सेतु की अगर हम बनावट की बात करें तो मीटर सेतु में, जैसा आप देखोगे लैब में भी, एक लकड़ी का पट्टा होता है। इस लकड़ी के पट्टे पर एल आकार के दो धातु की, सामान्यतः पीतल की पत्तियां लगी हुई होती हैं। पीतल की पत्तियां क्यों लगाई जाती हैं? क्योंकि इनका प्रतिरोध कम होता है, इनका प्रतिरोध तार के प्रतिरोध में ऐड नहीं होता है। ये जो एल आकार की पत्तियां हैं, इन दोनों के बीच में एक वायर जुड़ा हुआ होता है जो कि मिश्र धातु से बना हुआ होता है। मिश्र धातु में यूरेका, कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन के अलावा भी कोई मिश्र धातु काम में लिए जा सकते हैं। ये जो तार होता है इसकी लंबाई 1 मीटर होती है और 1 मीटर लंबाई होने के कारण ही इसे हम मीटर सेतु कहते हैं। ठीक है। ये जो एल आकार की पत्तियां हैं, इन एल आकार की पत्तियों के बीच में एक पत्ती और लगी हुई होती है। ये एल आकार की जो दो पत्तियां हैं, इन पत्तियों को यदि हम ए और सी बिंदु नाम दें, जैसा कि आपने देखा था व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोधक होते हैं, एक प्रतिरोधक, दूसरा प्रतिरोधक, तीसरा प्रतिरोधक और चौथा प्रतिरोधक। और ये चारों प्रतिरोधक मिलकर के 4 संधि का निर्माण करते हैं, ए, बी, सी और डी। तो अगर मैं इसको ए और सी का नाम दूं तो इस ए और सी के मध्य में जब भी इसे यूज में लिया जाता है, एक लैक्लांसी सेल, एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक को जोड़ दिया जाता है। धारा नियंत्रक को नहीं भी जोड़ा जाएगा तो भी काम चल जाएगा। धारा नियंत्रक धारा को नियंत्रित करने के लिए काम में आ रहा है, लेकिन नहीं भी जोड़ोगे तो भी काम चल जाएगा। और ये जो मध्यवर्ती सिरा है इसको हम कहते हैं डी सिरा। ए और डी के बीच में एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ दिया जाता है। प्रतिरोध बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें से आप इच्छित मान का प्रतिरोध उपयोग में ले सकते हो। और ये जो डी सिरे की ये पत्ती का जो दूसरा सिरा है, इस सिरे से सी सिरे के बीच में वो प्रतिरोध जोड़ा जाता है जिसका मान आपको ज्ञात करना है। अज्ञात प्रतिरोध जोड़ा जाता है, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, आप यहां से ध्यान से देखिएगा, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जुड़ा हुआ है प्रतिरोध बॉक्स, ये जुड़ा हुआ है अज्ञात प्रतिरोध। ये जो तार है वो 1 मीटर लंबा तार होता है और इसी के साथ में एक स्केल लगी हुई होती है। ये जो डी सिरा है, इस डी सिरे से, ये जो डी सिरा हमने बीच में बताया था, मैं थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूं। अब केवल मैं लकड़ी का पट्टा नहीं बना रहा हूं, केवल बीच बीच की बात जो चीजें हैं वो बना रहा हूं। इस तरह का इसका प्रारूप है। इसमें ये 1 मीटर लंबा तार जुड़ा हुआ है, यहाँ एक प्रतिरोध बॉक्स जुड़ा हुआ है जैसा कि हमने अभी बात की। यहाँ पर वो अज्ञात प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। ये सिरा डी सिरा है, तो ए सिरे और डी सिरे के बीच में एक प्रतिरोध बॉक्स आर भी जुड़ा हुआ होता है, जिसमें से जो भी प्रतिरोध निकाला जाएगा उसको हम आर कहेंगे। डी सिरे और सी सिरे के बीच में एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, अज्ञात प्रतिरोध एस। सिरे ए और बी के बीच में, सिरे ए और सी के बीच में एक बैटरी और एक कुंजी के साथ में एक धारा नियंत्रक जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। इसी के साथ में जो डी सिरा होता है, इस डी सिरे से एक धारा मापी, और धारा मापी का जो दूसरा सिरा होता है वो खुला होता है। अब किसी समय पर मान लीजिए धारा मापी के खुले सिरे को, जो कि हम कह सकते हैं, इस खुले सिरे को अगर हम इस तार के इस बिंदु पर टच करा रहे हैं, इस बिंदु पर, तो इस बिंदु के से ए सिरे की ओर का जो तार है वो एक प्रतिरोध की तरह कार्य करेगा
और ये जो बिंदु है, अगर इस बिंदु को मैं थोड़ी देर के लिए बी कह दूं, तो ए से बी तक का जो तार है वो एक प्रतिरोध की तरह कार्य करेगा, और बी से सी तक का जो तार है वो दूसरे प्रतिरोध की तरह कार्य करेगा। ए से बी तक का जो प्रतिरोध है उसकी उस तार की लंबाई यदि एल है, तो जो बी से सी तक का तार है उसकी लंबाई 100 माइनस एल होगी। 100 माइनस एल क्यों? क्योंकि 100 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। टोटल 100 सेंटीमीटर लंबाई में से अगर एल सेंटीमीटर लंबाई को मैं घटा दूं तो बाकी बचा हुआ तार हमारे पास में आ जाएगा। कॉन्स्टेंटन मैग्नीन या यूरेका का जो तार होता है वही अपने आप में प्रतिरोध तार की तरह ही काम करता है। तो जैसे जोकी को हमने इस पर टच कराया, टच कराने पर ये जो 1 मीटर लंबा तार है जो कि अभी एक ही प्रतिरोध की तरह काम कर रहा था, इसके दो टुकड़े हो जाते हैं और ये दो भागों में काम करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ये जोकी को मान लीजिए आपने यहां टच कराया, तो इतना तार एक प्रतिरोध की तरह, ठीक है, जिसकी लंबाई एल है, और जो बाकी बचा हुआ तार है वो दूसरे प्रतिरोध की तरह जिसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 100 माइनस एल। लेकिन जब आप 100 माइनस एल लिखते हो तो इसका मतलब एल को आप सेंटीमीटर में ले रहे हो, और अगर आप इसे मीटर में लेते हो तो आपको लिखना पड़ेगा 1 माइनस एल। ये ध्यान रखना, जब भी हमने 100 माइनस एल लिखा इसका मतलब आपने एल को सेंटीमीटर में लिया है, ठीक है। अब व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या कहता है कि यदि परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो जब भी निकटवर्ती प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होगा अन्य दो निकटवर्ती प्रतिरोधकों के अनुपात के, तो शून्य विक्षेप की अवस्था प्राप्त होती है। ये हमने पढ़ा था। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो, कि यदि धारामापी में शून्य विक्षेप की अवस्था प्राप्त हो रही है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि दो निकटवर्ती प्रतिरोधकों का अनुपात अन्य दो निकटवर्ती प्रतिरोधकों के अनुपात के बराबर होगा, बराबर होगा। अब अगर आप इसको तुलना करें जो हमने व्हीटस्टोन सेतु बनाया था उस व्हीटस्टोन सेतु से, तो तुलना करने पर हमारे पास में, मैं थोड़ा सा उल्टा चल रहा हूं, पहले हमें इसकी बनावट और संरचना पढ़नी चाहिए थी। मैं इसकी बनावट के बारे में थोड़ा सा आपको बता चुका हूं, लेकिन थोड़ा और डिटेल में अभी बताऊंगा। ये हमने ऐसा एक चित्र बनाया था व्हीटस्टोन सेतु बनाते समय, आपने देखा था, ये ए सिरा था, ये बी सिरा था, ये सी सिरा था, ये डी सिरा था। इसे हमने पी कहा था, इसे हमने क्यू कहा था, इसे हमने आर कहा था और इसे हमने एस कहा था। अगर हम तुलना करें तो ए और बी के बीच में जो प्रतिरोध जुड़ रहा है उसको हम कहेंगे पी। क्यू आर, जो बी और सी है उसके बीच में जो प्रतिरोध जुड़ रहा है उसे हम कहेंगे क्यू। इसी प्रकार से ए और डी के बीच में जो प्रतिरोध जुड़ रहा है उसे हम आर कहेंगे, और जो सी और डी के बीच में प्रतिरोध है उसे हम कहेंगे एस, ठीक है। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो हमारे पास में जो पी है ए और बी के बीच में जो जुड़ा हुआ है प्रतिरोध पी, उसका मान कितना होगा? तो हम कहेंगे भाई प्रतिरोध P का जो मान होगा वो A से B के बीच में जो तार जुड़ा हुआ उसके प्रतिरोध के बराबर होगा। और किसी भी तार का जो प्रतिरोध होता है वो तार के प्रतिरोधकता को लंबाई से गुणा करके उसमें अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का भाग देने पर प्राप्त होता है। तो जो P का मान है वो कितना हो जाएगा? रो एल अपॉन ए, इस तार की लंबाई यानी A से B तक का प्रतिरोध रो एल अपॉन ए हो जाएगा। दूसरा मैं बात करूं Q की, तो Q क्या था? Q जो है वो B और C के बीच में जुड़ा हुआ प्रतिरोध है, तो ये B और C के बीच में जुड़ा हुआ प्रतिरोध हो गया, ये हो गया Q। इसका मान कितना होगा? इसका मान होगा प्रतिरोधकता रो इनटू लंबाई, इस तार की इतने भाग की लंबाई कितनी है बच्चों? 100 माइनस एल अपॉन, क्या तार को बीच में से अगर हम काट दें या अलग अलग दो भाग मान लें तो उसकी मोटाई या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बदल जाएगा क्या? तो हम कहेंगे कि इस भाग का जो मोटाई या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा इस भाग का भी मोटाई या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल उतना ही होगा। इसको हम कहेंगे ए, पहले ए लिया तो ये भी ए हो जाएगा। ए से डी के बीच में जो जुड़ने वाला प्रतिरोध है वो चित्र से आप तुलना कर लीजिए, ये जो चित्र हमने बनाया था ना इससे, ये ए से डी के बीच में जो जुड़ने वाला प्रतिरोध उसको हम कहेंगे आर। तो जो आर है वो क्या हो जाएगा हमारे पास में? आर बी का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस बॉक्स का जो प्रतिरोध है, और लास्ट वाला जो प्रतिरोध है वो तो एस है ही, एस है हमारे पास में अज्ञात प्रतिरोध, ठीक है। ये चारों प्रतिरोध हो गए। अब अगर हम इस जोकी को इस पूरे तार पर इधर से उधर घुमाएं तो होगा क्या? जैसे ही ये जो जोकी यानी खुला तार है, जोकी हमने किसको कहा है?
गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा भाग है, जो खुला तार है, जो इस तार पर विसर्पी कुंजी इसको हम कह सकते हैं, जो इस तार पर अलग अलग जगह टच हम करा सकते हैं, अलग अलग जगह कनेक्ट करा सकते हैं। अगर मैं इसको अलग अलग जगह कनेक्ट कराऊंगा तो इस L का मान बदल जाएगा, और L का मान बदलने पर P और Q का मान बदलेगा। तो कोई ना कोई स्थिति हमें ऐसी प्राप्त होगी जिसमें P और Q का अनुपात R और S के अनुपात के बराबर हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में धारामापी में शून्य विक्षेप आ जाएगा। या हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि जिस स्थिति में धारामापी में शून्य विक्षेप आ जावे, समझ लीजिए उस स्थिति में P और Q का अनुपात R और S के अनुपात के बराबर है। तो मैं यहां कंडीशन डाल देता हूं, शून्य विक्षेप की अवस्था में, कंडीशन मैंने डाल दी शून्य विक्षेप की अवस्था में। इसे मैं 2 बार समझाऊंगा, आप चिंता नहीं करें, एक बार में नहीं निपटाऊंगा, मैं 2 बार समझाऊंगा इसे, और बहुत अच्छे से इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। शून्य विक्षेप की अवस्था में हम क्या कहेंगे? शून्य विक्षेप की अवस्था में हम कहेंगे P बटा Q बराबर R बटा S, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से। तो S बराबर क्या हो जाएगा? S को इधर ले आओ और P और Q को उधर ले जाओ। S बराबर हो जाएगा R इंटू Q अपॉन P। Q ऊपर चला गया और P नीचे आ गया, तो S बराबर R, RB से निकला हुआ प्रतिरोध को हमने R माना है। Q का मान कितना है? अभी हमने देखा था रो इंटू 100 माइनस L अपॉन A, और P का मान कितना है? रो इंटू L अपॉन A। जो कट रहा है उसको काट देते, तो रो से रो कट गया, A से A कट गया, बचा क्या आपके पास में? तो आपके पास में बचा हुआ है उसे हम लिख देते हैं। हमारे पास में बचा हुआ है S बराबर R इंटू 100 माइनस L अपॉन L। इस तरीके से ये सूत्र हम ज्ञात कर सकते हैं, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये जो L है इसको हम कहते हैं शून्य विक्षेप की अवस्था में संतुलन लंबाई। फिर से समझ लेते हैं। देखिए, जो मीटर सेतु होता है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें 1 मीटर लंबा तार 2 L आकार की धातु की पत्तियों के बीच में जुड़ा हुआ होता है। ये जो 1 मीटर का तार जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं मीटर सेतु। बीच में एक और पत्ती जुड़ी हुई होती है, ये भी पीतल की होती है। ये जो पत्ती, इसको हम डी सिरा अगर माने और दोनों एल आकार की पत्तियों को ए और सी सिरा माने, तो ए और डी सिरे के बीच में एक ज्ञात मान का प्रतिरोध बॉक्स लगाया जाता है, और डी और सी के बीच में वो प्रतिरोध ज्ञात लगाया जाता है जिसका मान आपको ज्ञात करना है। डी सिरे को एक भाग धारामापी में, और जो दूसरा भाग है वो जो कि यानी विसर्पी कुंजी में जोड़ दिया जाता है, जो इस तार पर एक से दूसरे स्थान पर गति कर सकती है, यानी अलग अलग भाग में संपर्कित हो सकती। ए और सी के बीच में एक सेल जोड़ दिया जाता है, एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक। जैसे ही कुंजी को बंद करके इस परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है, तो जो तार ए से सी के बीच का जो तार है, ये एक प्रतिरोधक तार है। इस तार पर विसर्पी कुंजी को जहां पर टच किया जाता है, वहीं पर टच करते ये तार 2 भागों में विभक्त हो जाता है। एक विसर्पी कुंजी से ए सिरे के मध्य का तार, और एक विसर्पी कुंजी से सी सिरे के मध्य का तार। यदि विसर्पी कुंजी जहां टच कर रही है उसको बी सिरा हम कहें, तो ए से बी तक का तार और बी से सी तक का तार। ए से बी तक के तार की लंबाई को अगर मैं एल मानूं, तो बी से सी तक के तार की लंबाई को मुझे 100 माइनस एल मानना होगा, जहां पर एल जो है ये हमें सेंटीमीटर में दिया गया है, और अगर मीटर में दिया गया तो 100 की जगह आ जाएगा 1 माइनस एल। ठीक है, अगर जोकी को मैं विभिन्न जगह पर इस तार पर टच कराऊं, तो जैसे जैसे मैं इसकी स्थिति को बदलूंगा, वैसे वैसे ए सिरे से बी सिरे के बीच में जो तार है वो एक प्रतिरोधक की तरह व्यवहार कर रहा है, और बी सिरे से सी सिरे के बीच में जो तार है वो दूसरे प्रतिरोधक की तरह व्यवहार कर रहा है। इन प्रतिरोधकों के प्रतिरोधों का मान, इस भाग का प्रतिरोध और इस भाग का प्रतिरोध चेंज होगा, और कोई ना कोई स्थिति ऐसी आएगी जिस स्थिति में आरबी और एस के प्रतिरोध का अनुपात इन दोनों के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा। उस स्थिति में धारामापी में विक्षेप शून्य होगा। इसका उल्टा भी हम कह सकते हैं कि जिस स्थिति में धारामापी में विक्षेप शून्य हो, समझ लीजिए बी बिंदु जो कि जहां टच कर रही होती है उसको कहा जाता है से ए बिंदु के मध्य लगे हुए तार का प्रतिरोध, और जो बी से सी के बीच के तार का प्रतिरोध है, इन दोनों का अनुपात
प्रतिरोध बॉक्स और अज्ञात प्रतिरोध के तार के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होगा, जो कि वीट-स्टोन सेतु से P/Q बराबर R/S के रूप में लिया जा सकता है। अब चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो, पहले S को एक तरफ ले जाओ और बाद में P और Q के मान रख दो, या पहले P और Q के मान रख दो, बाद में S को एक तरफ ले जाओ। P और Q का मान रखो तो P का मान हमने बताया था, P क्या है, A से B तक का प्रतिरोध, इस तार की लंबाई हमने L मानी है, L लंबाई के तार का प्रतिरोध होता है ρL/A। Q क्या है, बचे हुए तार का प्रतिरोध, इसकी लंबाई कितनी है 100 - L, तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा रो 100 - L/A। या पहले पढ़ चुके हो, प्रतिरोध R बराबर होता है रो L/A, इस सूत्र से हमने निकाला है, ठीक है। और दूसरी तरफ हमें क्या लेना है, मैंने कहा था दो निकटवर्ती प्रतिरोध, तो देखो आप ध्यान से देखोगे तो ये A से B तक का प्रतिरोध और B से C तक का प्रतिरोध, ये दोनों निकटवर्ती प्रतिरोध है। इसका अनुपात अन्य दो निकटवर्ती प्रतिरोध यानी प्रतिरोध बॉक्स RB के प्रतिरोध R और अज्ञात प्रतिरोध S के अनुपात के बराबर होगा। जो कट रहा उसको काट देते, रो और A से कट गए, बच गया क्या आपके पास में, आपके पास में जो बचा हुआ है उसको हम यहां लिख देते हैं, हमारे पास में आ जाएगा L/100 - L बराबर R/S। S का मान ज्ञात करना है तो इसे एक तरफ ले जाओ, तो S बराबर हो जाएगा R तो ऑलरेडी है, 100 - L ऊपर चला जाएगा और L नीचे आ जाएगा, तो आ जाएगा 100 - L/L, यानी कि S बराबर 100 R इंटू 100 - L/L। यहाँ पर यहाँ पर L का मान सेंटीमीटर में रख दीजिए, यहाँ पर L का मान सेंटीमीटर में रख दीजिए, तो आपके पास में जो S का मान है वो आ जाएगा, सेंटीमीटर में रखना है। और अगर यहाँ पर हमने 100 की जगह लिया है 1, ये जो 100 है इसकी जगह अगर आपने 1 लिया है तो L का मान आपको मीटर में रखना होगा। इस प्रकार से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान मीटर सेतु की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो मीटर सेतु का जो उपयोग है वो अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के काम में लिया जाता है। लेकिन इस मीटर सेतु की कुछ सीमाएं हैं, जैसे या मीटर सेतु में ध्यान रखने वाली बातें हैं, जैसे मीटर सेतु में जो हमने पत्तियां लगाई है, एल आकार की पत्तियां लगाई थी दो, तो ठीक है, और एक बीच में और पत्ती लगाई थी, ये जो पत्ती है इनका प्रतिरोध कम होना चाहिए, और इसके लिए हम क्या करते हैं, मोटी तांबे की पत्ती का उपयोग करते हैं। मोटी क्यों, मोटी इसलिए क्योंकि अगर पतली तांबे की पत्ती होगी तो वो जल्दी गर्म हो जाती है, और जल्दी गर्म होने के साथ साथ जब चालक गर्म होता है यानी ताप बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध बदल जाता है। दूसरा कि मीटर सेतु की जो सुग्राहिता है, सुग्राहिता मतलब मान ज्ञात करने का जो तरीका है वो कितना श्रेष्ठ है, कितना सही मान प्राप्त हो रहा है, वो इसके अंत बिंदुओं पर जो कनेक्शन हम करते हैं उस पर भी निर्भर करता है। तो इस सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए, इस प्रभाव को अंत्य बिंदुओं पर जो प्रतिरोध का मान बदल जाता है उसको चेंज करने के लिए हम कैरी फोस्टर ब्रिज का भी काम में लेते हैं। कैरी फोस्टर ब्रिज भी एक तरह का, कैरी फोस्टर सेतु भी एक तरह का युक्ति है जिसके द्वारा भी हम ये मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मीटर सेतु का जो एक्चुअल काम है वो क्या है, किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तो अब अगर आपके पास में प्रश्न आता है कि मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप कहेंगे व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर। इसे मीटर सेतु क्यों कहते हैं, तो हम कहेंगे इसमें 1 मीटर लंबा तार लगा हुआ होता है जो दो प्रतिरोधकों की तरह व्यवहार करता है, इसलिए इसे मीटर सेतु कहा जाता है। अगर इसकी रचना यानी बनावट और कार्य प्रणाली के बारे में पूछा जाए तो अभी जैसे हमने बताया कि लकड़ी के एक मोटे पट्टे पर दो एल आकार की पत्तियों के बीच में 1 मीटर का तार लगा होता है। इन एल आकार की पत्तियों के ठीक बीच में एक और पत्ती लगी होती है जिसे डी सिरा कहा जा सकता है। इस बीच वाली पत्ती और एक एल आकार की पत्ती के मध्य ज्ञात प्रतिरोध आरबी और दूसरी एल आकार की पत्ती और इस बीच वाले सिरे के मध्य अज्ञात प्रतिरोध एस को जोड़ दिया जाता है, जैसा कि चित्र में हमने देखा था पीछे, ये चित्र में हमने देखा था। और जो डी सिरा है उससे एक धारामापी और धारामापी का दूसरा सिरा विसर्पी कुंजी से जुड़ा हुआ होता है। ए तथा सी सिरे के मध्य एक वोल्टा स्रोत या विद्युत स्रोत जोड़ दिया जाता है। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो शून्य विक्षेप की अवस्था में निकटवर्ती दो प्रतिरोधकों के प्रतिरोधों का अनुपात व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से सदैव बराबर आता है। तो इस तरीके से ये सिद्धांत लगा करके हम मान ज्ञात कर सकते हैं अज्ञात प्रतिरोध का। अब अगला टॉपिक जो है वो है हमारा विभव मापी। देखिए विभव मापी का जो उपयोग है वो विभवांतर के लिए किया जाता है।
लेकिन वोल्टेज नापने के लिए एक और युक्ति आप काम में लेते हो जिसको कहते हैं हम वोल्ट मीटर। तो सबसे पहला देखो, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, वो हम टॉपिक ऐसे नहीं हवा में कुछ भी पढ़ लिया, हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि परीक्षा में प्रश्न किस तरीके से आता है। जैसे पहला प्रश्न ये आता है, या आपसे पूछा भी जाता है प्रैक्टिकल में, कि वोल्ट मीटर जो है जब वो हमारे पास में उपलब्ध है, आयुष कह रहा है सर इसमें मैग्नीन का तार होता है। आयुष, जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया कि इसमें जो तार है वो मैग्नीन, यूरेका, कॉन्स्टेंटन, टंगस्टन, किसी भी मिश्र धातु का हो सकता है। अगर मैग्नीन को हटा के यूरेका का तार लगा दो तो भी ये मीटर से तो मना नहीं करेगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैग्नीन को हटा के यूरेका का तार लगा दो, कॉन्स्टेंटन का तार लगा दो, चाहे टंगस्टन का तार लगा दो, ये मीटर से तो अब भी अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल सकता है। मैग्नीन का जो तार होता है उसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि अन्य जो तार होते हैं वो ताप बढ़ने के साथ साथ इनके प्रतिरोध में जो परिवर्तन होता है वो मैग्नीन की तुलना में ज्यादा होता है, नंबर एक बात। और ताप बढ़ने के साथ साथ इनकी जो लंबाइयां हैं उनमें भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए अगर हम एक उच्च वोल्टता का स्रोत या कोई भी जो विद्युत स्रोत है उसको ज्यादा समय तक मीटर सेतु से जोड़ें तो मीटर सेतु का 1 मीटर का जो तार जो कसा हुआ होता है दो सिरों के मध्य, वो ढीला पड़ जाता है। तो ये तार ढीला नहीं पड़े, नंबर एक बात, और इसके प्रतिरोध में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हो, इसलिए हमें ऐसे धातु का तार, ऐसे मिश्र धातु का तार चाहिए जिस पर ताप का प्रभाव नगण्य हो। तो कॉन्स्टेंटन पर और मैग्नीन पर, दोनों पर, और यूरेका पर, तीनों पर ताप का जो प्रभाव होता है वो नगण्य होता है, लेकिन मैग्नीन पर सबसे ज्यादा सबसे कम प्रभाव पड़ता है ताप का, इसलिए मैग्नीन का तार हम बहुतायत से यूज में लेते हैं। लेकिन कॉन्स्टेंटन और यूरेका का तार भी आप काम में लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उससे भी आ जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए एक और चीज मैं बता दूं कि अधिकांश लैब में जो मीटर सेतु काम में लिए जाते हैं, अगर वो सस्ते वाले मीटर सेतु काम में लिए गए हैं तो उसमें सस्ती लकड़ी का और यूरेका के वायर का उपयोग किया जाता है, कुछ कुछ में कॉन्स्टेंटन का भी। और अगर अच्छी कंपनी के मीटर सेतु काम में लिए गए तो उनमें अच्छी लकड़ी का, मोटी पीतल की पत्तियों का और मैग्नीन के तार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये रटना नहीं है कि मैग्नीन का तार ही काम में आता है, मैग्नीन के अलावा अन्य तार भी काम में इसमें आ सकते हैं। खैर, विभव मापी का उपयोग क्यों किया जाए जब वोल्ट मीटर हमारे पास उपलब्ध है? वोल्ट मीटर सीधे ही विभव का मान पढ़ सकता है, विभव मापी सीधे विभव का मान नहीं पढ़ सकता। विभव मापी से हम कैलकुलेट करके विभव का मान निकालेंगे, विभवांतर का मान निकालेंगे, जबकि वोल्ट मीटर सीधे ही बता सकता है। जब आपके पास ऐसा उपकरण है जो सीधे ही आपको यह बता देगा कि दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर ये है, तो आप ऐसा उपकरण क्यों काम में लेना चाहते हो जो आपको ये बताए कि भाई इन दोनों बिंदुओं के मध्य का जो विभवांतर है वो डायरेक्ट तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे पास कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे आप कैलकुलेट करके निकाल लो। तो आप कहोगे सर हम इतनी झंझट क्यों करें, कैलकुलेट क्यों करें, हम तो ऐसा उपकरण उपयोग में लेंगे ना जो सीधे ही बता दे। तो उस सीधे बताने वाले, जो सीधे हमें मान बताता है, यानी कि वोल्ट मीटर, और जो कैलकुलेट करके जिससे हमें मान पता चलता है विभवांतर का, विभव मापी, इन दोनों में से विभव मापी क्यों श्रेष्ठ है ये हमें समझना है। देखिए, जिस भी प्रतिरोधक का विभव आपको ज्ञात करना हो, वोल्ट मीटर को हमेशा उसके पासारु क्रम में यानी समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब ये जो वोल्ट मीटर है ये एक बहुत अच्छा या आदर्श या एकदम सही मान बताने वाला वोल्ट मीटर तब हो सकता है जब इस वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत हो, यानी इसमें से कोई भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो। इस वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत केवल एक ही शर्त पे हो सकता है, जब इस वोल्ट मीटर के अंदर जो वायर हैं वो आपस में कनेक्ट नहीं हो, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हो। और जब जुड़े हुए नहीं होंगे तो कैसे ये पाठ्यांक ले पाएंगे? तो अनंत प्रतिरोध तो संभव है ही नहीं, अनंत प्रतिरोध संभव नहीं है। और जब अनंत प्रतिरोध संभव नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो वोल्ट मीटर है उसका जो प्रतिरोध है वो अनंत नहीं होकर के कुछ ना कुछ तो होगा, भले बहुत उच्च हो लेकिन होगा जरूर। अनंत नहीं होगा तो इसमें से बहने वाली विद्युत धारा का जो मान है वो भी शून्य नहीं होगा, अब मान लो ये जो प्रतिरोध है इसका मान है आपके पास में 5 ओम।
जब मैंने ये वोल्ट मीटर नहीं लगाया था तब यहां से जो धारा आ रही थी वो मान लीजिए वो थी 10 एम्पियर, सपोज 10 एम्पियर थी। तो इस प्रतिरोधक पर जो विभव पतन था वो कितना था? 5 ओम इंटू 10 एम्पियर। प्रतिरोध इंटू धारा, यही सूत्र होता है ना, आर इंटू आई या आई इंटू आर, वी का मान कितना आ गया? 50 वोल्ट। अब सोचो कि आपको मैं ये कहूं कि जाओ और मैदान में कितने लोग खड़े हैं ये गिन करके आओ, और आपके जाने से ही वहां पर जो मैदान में खड़े हुए लोग हैं उनकी संख्या कम हो जाए, तो फिर क्या आप सही गिन पाओगे? क्या बच्चों आप ये सही गिन पाओगे क्या? सर। तो हमें कैसा व्यक्ति भेजना पड़ेगा मैदान में गिनने के लिए? ऐसा व्यक्ति जिसके जाने से उस मैदान में उसके अलावा जो व्यक्ति खड़े हुए हैं उनकी संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, उनकी संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़े। जैसे आपने देखा होगा कि सोना तोलने के लिए जो तराजू काम में ली जाती है उसको खुले में नहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर तराजू को खुले में रख दिया तो उसमें हवा का वजन भी ऐड हो जाएगा, उसमें हवा का वजन भी ऐड हो जाएगा। यानी आपको उस तराजू में सोना रखने पर उस सोने का वही है जो वास्तविक रूप से उस सोने का है। अब मान लो वो तराजू खराब हो या उसमें हवा प्रवेश कर जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि 2 ग्राम सोना आपने उसमें रखा और उसका वजन 2 ग्राम की जगह 2 से या तो ज्यादा आ गया, या तराजू कम होने की वजह, खराब होने की वजह से कम आ गया। तो फिर इससे जो रीडिंग आएगी वो गलत होगी, और गलत होगी तो फिर वो तराजू से तोलना सही रहेगा क्या? तो ऐसे ही जैसे ही मैंने वोल्ट मीटर लगाया, तो वोल्ट मीटर लगाने पर क्या हुआ कि जो धारा 10 एम्पियर बह रही थी यहां पर, वो 10 एम्पियर पूरी की पूरी अब प्रतिरोध में नहीं जा करके इसका कुछ भाग, बहुत छोटा भाग ही सही, इस वोल्ट मीटर में जरूर जाता है। सर आवाज नहीं आ रही है। V बराबर आई आर से अगर मैं विभव पतन का मान निकालना चाहूं तो विभव पतन V बराबर आई आर से कितना आ जाएगा? धारा का मान 9 एम्पियर और प्रतिरोध का मान 5 ओम। भाई 10 एम्पियर धारा थी, उसमें से 9 एम्पियर तो इस प्रतिरोध में चली गई और 1 एम्पियर वोल्ट मीटर में चली गई, तो विभव पतन कितना आ गया? 45 वोल्ट। यानी ये विभव मापी लगाने की, ये वोल्ट मीटर लगाने से जो प्रतिरोध है उसके सिरों पर जो विभव पतन हो रहा है, उस विभव पतन का जो मान है वो हमारे पास में कितना आ गया है? 45 वोल्ट, यानी 5 वोल्ट कम हो गया है। अब 5 वोल्ट कम हो गया है तो जो वोल्ट मीटर है वो भी 5 वोल्ट कम ही पड़ेगा, जितना विभव पतन होगा उतना ही पड़ेगा। यानी वोल्ट मीटर क्या पड़ेगा कि प्रतिरोध के सिरों पर विभव पतन कि विभव पतन कितना हो रहा था? 50 वोल्ट। तो आपने जो वोल्ट मीटर लगाया उसकी वजह से तो जो पाठ्यांक था वो गड़बड़ हो गया। इसका मतलब जो आपने पाठ्यांक लिया है वो सही नहीं है। तो वोल्ट मीटर एक ऐसी युक्ति है जिसका खुद का खुद कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, और इस प्रतिरोध के कारण कुछ ना कुछ विद्युत धारा का भाग इस प्रतिरोध में से यानी वोल्ट मीटर में से भी प्रवाहित होता है, और इस वजह से जो प्रतिरोधक है उसके सिरों पर जो विभव पतन है उसका सही मान ये वोल्ट मीटर नहीं पढ़ सकता है। अगर ये वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता तो ये एक आदर्श वोल्ट मीटर होता और सही मान पढ़ पाता। तो वोल्ट मीटर का उपयोग हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि वोल्ट मीटर का खुद का कोई ना कोई प्रतिरोध होता है, और इस वजह से इसमें से धारा प्रवाहित होती है, और इस वजह से जो प्रतिरोधक है उसके सिरों पर जो विभव पतन है उसका सही मान वोल्ट मीटर के द्वारा नहीं ज्ञात किया जा सकता है, उसका सही मान वोल्ट मीटर के द्वारा नहीं ज्ञात किया जा सकता है। जबकि जो विभव मापी है उससे जब हम वोल्टेज ज्ञात करते हैं, विभवांतर ज्ञात करते हैं, तो वो हम ज्ञात करते हैं संतुलन की अवस्था यानी शून्य विक्षेप की अवस्था में। और संतुलन की अवस्था में विभव मापी जो है ऐसे वोल्ट मीटर की तरह व्यवहार करता है जिससे कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो या जिसका प्रतिरोध अनंत हो। यानी ये एक अनंत प्रतिरोध के वोल्ट मीटर की तरह काम करता है, और अनंत प्रतिरोध का वोल्ट मीटर एक आदर्श वोल्ट मीटर होता है, इसलिए विभव मापी जो है वो एक आदर्श वोल्ट मीटर की तरह व्यवहार करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो विभव मापी है वो शून्य विक्षेप की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में एक ऐसे वोल्ट मीटर की तरह काम करता है जो आदर्श वोल्ट मीटर है, अनंत प्रतिरोध का वोल्ट मीटर है,
या जिसमें से शून्य धारा बह रही है, जबकि जो सामान्य वोल्ट मीटर होता है ये इसका प्रतिरोध कभी भी अनंत नहीं होता है, इसलिए जब भी इसे परिपथ में हम जोड़ते हैं तो इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और ये जो वोल्ट मीटर है ये वास्तविक मान विभव पतन का पढ़ नहीं पाता है और वास्तविक मान से थोड़ा सा कम मान ये पढ़ता है। यानी कि हम ये कहेंगे कि वोल्ट मीटर विद्युत वोल्टता का सही मापन, विद्युत विभवांतर का सही मापन नहीं कर पाता है, त्रुटिपूर्ण मापन कर पाता है। ठीक है, तो इस वजह से विभवमापी जो है वो वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ है। अब विभवमापी किस सिद्धांत पर काम करता है ये समझना है हमें, लेकिन उससे पहले विभवमापी की संरचना को हमें समझना होगा। देखिए, सामान्यतः जो विभवमापी हम काम में लेते हैं उस विभवमापी में 10 मीटर लंबा तार होता है। कितने मीटर लंबा तार होता है? 10 मीटर। ये जो तार है वो एक सिरे ए और दूसरे सिरे बी के बीच में 1-1 मीटर के 10 हिस्सों को, तार को बिना काटे बिना तोड़े मोड़ करके 1-1 मीटर के 10 हिस्सों में ये सर्पिलाकार रूप में, जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, जोड़ा हुआ होता है। ये यहां पर तो मैं 10 नहीं बना पाया, पर ऐसे 10 हिस्सों में ये बटा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एक बात। दूसरी बात कि ये जो सिरे हैं जिस पर इस तार का पहला सिरा, जो 10 मीटर का तार है उसका पहला सिरा हमने लिया और अंतिम सिरा लिया है, ये विभवमापी के 2 सिरे कहलाते हैं। तो एक चीज तो यहाँ पे दिख रही है कि ये जरूरी नहीं है विभवमापी के दोनों सिरे अलग अलग दिशा में हो, एक साइड भी हो तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो ये जो तार है, विभवमापी एक्चुअल में लकड़ी का पट्टा नहीं है, विभवमापी तो ये तार है। लकड़ी का पट्टा तो हमने इसलिए रखा कि ये जो तार है वो आपस में टच नहीं हो और एक जगह फिक्स रहे। अगर अपन इसको बार बार समेट करके इधर उधर रखेंगे तो ऐसी स्थिति में तार गुम हो सकता है, नंबर एक बात। दूसरी बात कि अगर इसको लकड़ी के पट्टे पे सर्पिलाकार नहीं लगाते तो आपको 10 मीटर लंबी जगह चाहिए होती। 10 मीटर तार के लिए 10 मीटर लंबी जगह चाहिए होती। अब हमें, हमारा काम क्या हो गया? हमारा काम 1 मीटर लंबे पट्टे में ही हो गया। ठीक है, एक बात। इसमें भी जो तार लगा हुआ होता है वो मिश्र धातु का होता है, मैग्नीन, यूरेका या कॉन्स्टेंटन जैसी मिश्र धातु का हो सकता है। लेकिन एक खास बात मैं आपको बता दूं कि सामान्य विभवमापी में 10 मीटर लंबा तार होता है, पर आप इसमें 1 मीटर लंबा तार भी लोगे तो भी ये विभवमापी की तरह काम करेगा, 5 मीटर लंबा तार लोगे तो भी ये विभवमापी की तरह काम करेगा, और 100 मीटर लंबा तार लोगे तो भी ये विभवमापी की तरह काम करेगा। बस इससे जो मान हमें प्राप्त होंगे वो ज्यादा अच्छे तब प्राप्त होंगे जब तार की लंबाई ज्यादा होगी। अब ऐसा क्यों होता है वो हम आगे चर्चा करेंगे इस पर, कि तार की लंबाई अगर बढ़ा दी जाए तो क्यों मान हमारे पास में अच्छा आता है, ये हम आगे चर्चा करेंगे। तो अच्छा मान प्राप्त करने के लिए सामान्यतः जो वोल्ट मीटर है उनमें तार की लंबाई 4 से लेकर के 12 मीटर के मध्य कुछ भी रखी जा सकती है, पर जितनी ज्यादा लंबाई होगी उससे विभवांतर का मापन उतना ही सटीक और उतना ही अच्छा होगा, सुग्राहिता बढ़ जाएगी, यानी ज्यादा छोटे मान भी ज्ञात किए जा सकते हैं। मैंने एकार्थ पारिक ने प्रश्न किया है कि अनंत प्रतिरोध तो संभव ही नहीं है। मैंने क्लियरली आपको कहा था कि विभवमापी ऐसे बिहेव करता है जैसे इसका प्रतिरोध अनंत हो। मैंने बिहेव कहा है, मैंने ये नहीं कहा कि इसका प्रतिरोध अनंत हो जाता है, ऐसे बिहेव करता है। इसका प्रतिरोध अनंत नहीं है, उस स्थिति में ये अनंत प्रतिरोध की भांति बिहेव करता है। उस स्थिति में दुनिया में अनंत प्रतिरोध तो किसी का भी नहीं हो सकता निर्वात के अलावा। जहां पर कोई ना कोई माध्यम है, जैसे मान लो ये एक तार है, ये एक तार है, ये दूसरा तार है और बीच में हवा है, तो ये दोनों तार हवा के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब इस हवा का प्रतिरोध भी अनंत नहीं है, पर इतना ज्यादा है कि आप इसको अनंत मान सकते हो। अब देखो, यही दोनों तार के मध्य का जो विभवांतर है, या जो इन दोनों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र काम कर रहा है, उसका मान अगर एक सीमा से ज्यादा बढ़ जाए, 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलाम से ज्यादा बढ़ जाए, तो ये जो हवा है, ये हवा भी एक तार की तरह काम करने लग जाती है। और इसीलिए आसमान से विद्युत धारा का प्रवाह जमीन पर बिजली के रूप में, जिसको बिजली गिरना आप कहते हो ना, उसकी तरह काम करने लग जाता है। तो कोई वस्तु अनंत प्रतिरोध की तरह व्यवहार कर रही है, वो अनंत नहीं है, अनंत की तरह व्यवहार कर रही है। ठीक है, तो एकार्थ पारिक के प्रश्न का जवाब था। अब इसको काम में कैसे लेते हैं विभवमापी को, और कैसे हमें पता चलेगा कि विभवमापी से हम विभव कैसे नापे? तो विभवमापी का सिद्धांत इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि विभवमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विभवमापी जो होता है, मान लो ये एक विभवमापी है, इसका तार का ए सिरा है, ये बी सिरा है। देखो, बनाने को हमने ऐसा बनाया है
लेकिन एक्चुअल में विभवमापी के ए और बी सिरे दोनों एक ही तरफ होते हैं। जब पट्टे पर इनको जोड़ा होता है तो ए और बी सिरे एक ही तरफ होते हैं दोनों। पर ऐसे बनाने का मतलब है कि भाई ए और बी सिरे दोनों हैं अलग अलग, एक ही तरफ है लेकिन हैं अलग अलग। ठीक है, तो ये विभवमापी है ए बी, 10 मीटर लंबा तार है। इसके ए सिरे से हम एक बैटरी, एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक जोड़ देते हैं। धारा नियंत्रक प्रवाहित धारा को नियंत्रित करता है और जो दूसरा सिरा है उस पर एक बैटरी और एक धारा मापी और धारा मापी का दूसरा सिरा जोकी से। ये जो ऊपर वाला परिपथ है इसको कहते हैं प्राथमिक परिपथ और जो नीचे वाला परिपथ है उसको कहते हैं द्वितीयक परिपथ। प्राथमिक परिपथ सभी प्रकार के जो अनुप्रयोग है विभवमापी के उनमें सेम रहेगा। जो द्वितीयक परिपथ है वो चेंज होता जाएगा, कैसे इसको काम में लेना उसके आधार पर। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को। एक बात और कि विभवमापी का जो एक सिरा है, मान लो ए सिरा, ये इस विभवमापी से जुड़े परिपथ में जितने भी सेल जुड़े हुए हैं उन सबके धनात्मक सिरे से जुड़ा हुआ होगा। और अगर एक सेल के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा हुआ है तो दूसरे सेल के भी ऋणात्मक सिरे से। इसका मतलब यह हुआ कि सभी सेलों के धनात्मक सिरे विभवमापी के एक ही सिरे से जुड़ते हैं, चाहे वो ए सिरे से जुड़े चाहे बी सिरे से। अगर बी सिरे से जुड़ रहे हैं तो सारे धनात्मक बी सिरे से जुड़ेंगे और ए सिरे से जुड़ रहे हैं तो सारे धनात्मक ए सिरे से जुड़ेंगे। सामान्यतः हम जिस सिरे से प्लस टर्मिनल को जोड़ते हैं वही सिरा हमारे लिए ए होता है। भाई तार के ऊपर तो कहीं लिखा हुआ होता ही नहीं ए और बी, तार का तो कोई एक सिरा है और दूसरा सिरा है, बस ए और बी तो हम उसको मानते हैं। तो ए सिरा किसको मानेंगे? जिससे सभी सेलों के प्लस टर्मिनल जुड़े हो। इसका रीजन भी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, प्राथमिक परिपथ से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इस तार के सिरों पर विभव पतन होता है। ठीक है, इस तार के सिरों पर क्या होता है? विभव पतन होता है। मान लीजिए कि ये जो बैटरी है ये 10 वोल्ट की है। ठीक है, यानी इसका प्लस सिरा जो है वो 10 वोल्ट पर है, मान लो 1 मिनट के लिए, और जो माइनस सिरा है वो 0 वोल्ट पर है। सपोज ऐसा मान लो 2 मिनट के लिए। यानी कि ए सिरे से बी सिरे के मध्य का जो विभव पतन है वो कितना है? 10 वोल्ट है। इसका मतलब जैसे जैसे ए से बी पर जाएंगे विभव के मान में कमी होते 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 0 हो जाएगी। यानी कि अगर मैं बीच में कहीं बिंदु लूं यहां पर, तो यहां विभव का मान 10 की बजाय हो सकता है 9 वोल्ट हो जाए, यहां कहीं पर 8 वोल्ट हो जाए, यहां कहीं पर 7 वोल्ट हो जाए, यहां कहीं पर 6 वोल्ट हो जाए, यहां कहीं पर 5 वोल्ट हो जाए। यानी जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ती जाएगी तो विभव पतन का जो मान है वो भी बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा भाई विभव पतन का मान? तो सिंपल सा लॉजिक है कि जैसे जैसे लंबाई बढ़ती है तार का जो प्रतिरोध है आर, उसका मान भी बढ़ जाता है। और अगर तार का प्रतिरोध बढ़ गया तो विभव पतन आई इंटू आर का मान भी बढ़ जाएगा। यानी कि हम ये कहेंगे कि विभवमापी तार के सिरों पर जो विभव पतन होगा वो तार की लंबाई के समानुपाती होगा। तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा विभव पतन होगा। तार के सिरों पर विभव पतन तार की लंबाई के समानुपाती होता है। अगर इस विभव पतन को मैं ई कहूं या वी कहूं, कुछ भी कह दो, जो आपकी मर्जी हो कह दो, फिलहाल के लिए मैं वी कह देता हूं। वी इज प्रोपोर्शनल टू लंबाई एल। इस प्रोपोर्शनिटी को हटाने के लिए किस तरह काम में लेते हैं, जिसको फाई या कभी कभी इसकी जगह एक्स भी काम में लेते हैं। तो या तो आप इसको लिख सकते हो वी बराबर एक्स एल या लिख सकते हो वी बराबर फाई एल। दोनों में से एक ही बात है। अगर एक्स एल लिखते हो तो एक्स का वही मतलब है जो फाई का मतलब है, और फाई एल लिखते हो तो भी फाई का मतलब वही है। अब ये फाई क्या है, ये फाई क्या है, इसकी अगर हम चर्चा करें तो इसी सूत्र से फाई की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। फाई बराबर हमारे पास में हो जाएगा फाई या एक्स बराबर हो जाएगा वी बटा एल। यदि एल का मान 1 हो जावे, 1 मीटर हो जावे, तो जो फाई या एक्स है उसका मान वी के बराबर हो जाएगा। यानी 1 मीटर लंबे तार के सिरों पर जो विभव पतन होगा उसी को हम कहेंगे फाई एक्स। इसको कहते हैं विभव प्रवणता। इसको हम क्या कहते हैं? विभव प्रवणता। तो हम कहेंगे कि जो तार की विभव प्रवणता है उस विभव प्रवणता का मान, तार की जो विभव प्रवणता है उस विभव प्रवणता का मान किसके बराबर होगा? इकाई लंबाई के तार पर विभव पतन के बराबर होगा।
1 मीटर लंबाई का जो तार होगा उस पर जितना भी विभव पतन होगा उसे हम कहेंगे विभव प्रवणता x या L। फिर से सुन लीजिए, परिभाषा आती है परीक्षा में कई बार, विभव प्रवणता किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे इकाई लंबाई के तार पर विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, अब इस हिसाब से हम देखें, ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात आएगी हमारे पास में। यहां पर आप ध्यान से देखोगे, इस तार पर कॉन्सेंट्रेट करना है आपको, ये तार है, इस तार पर कॉन्सेंट्रेट करना है। आप अगर द्वितीयक परिपथ को ध्यान से देखें, मान लो द्वितीयक परिपथ में सेल जुड़ा हुआ है, ये सेल 5 वोल्ट का है, सपोज कितने वोल्ट का है, 5 वोल्ट का। ठीक है, तो और ये सेल जो है वो 10 वोल्ट का है। अब दोनों सेल को हमने क्या किया हुआ है, ए सिरे से इसके प्लस टर्मिनल को जोड़ा हुआ है। ठीक है, ए सिरे से इसके प्लस टर्मिनल को जोड़ा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि ए सिरे पर इन दोनों के संयुक्त प्रभाव से, इन दोनों सेल के संयुक्त प्रभाव से ए सिरे पर जो विभव होगा उसका मान कुछ भी होगा, पर इन दोनों सेलों का संयुक्त प्रभाव होगा। मान लो हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, हम कोई नियम नहीं लगा रहे हैं, अभी बिना नियम के समझने का प्रयास कर रहे हैं कि मान लो इन दोनों सेलों के संयुक्त प्रभाव से इस ए सिरे पर जो विभव है उसका मान 12 वोल्ट हो जाता है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पूरा तार है, पूरा का पूरा तार, ये तार, ये तार, इस तार पर, इस तार का एक सिरा प्लस सिरे से जुड़ा हुआ है, किसके, ऊपर वाले सेल के, और दूसरा जो सिरा है वो माइनस सिरे से जुड़ा हुआ है, किसके, ऊपर वाले तार के। ठीक है, इसका मतलब इस सेल की जितनी भी वोल्टता है उस पूरी की पूरी वोल्टता का विभव पतन, उस पूरी की पूरी वोल्टता का विभव पतन या तो इस प्रतिरोध पर होगा और या इस तार पर होगा, या तो इस प्रतिरोध पर होगा या इस तार पर होगा। अब मान लो इस 10 वोल्ट में से, सपोज 10 वोल्ट में से 1 वोल्ट का विभव पतन इस धारा नियंत्रक पर हो जाता है, तो बचे हुए 9 वोल्ट का विभव पतन किस पर होगा, बताओ मुझे। मेरी आवाज सुन पा रहे हो बच्चों? ये जो तार ए बी है विभव मापी का, ये भी एक प्रतिरोध तार ही है, ये कोई अलग चीज नहीं है। तो आप इसको ध्यान से देखोगे, ऊपर वाले परिपथ में ये जो धारा नियंत्रक है, ये धारा नियंत्रक भी एक प्रतिरोधक है। ठीक है, मैं इसको फिर से बना देता हूं। मेरी बात समझ में नहीं आए तो वापस बोल देना, मैं वापस समझा दूंगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से समझना है आपको। ये जो 10 वोल्ट की बैटरी है, इससे 2 प्रतिरोध जुड़े हैं, केवल ऊपर वाले सर्किट को बना रहा हूं मैं। देखो ऊपर वाले सर्किट में क्या है, एक तो आपके पास में बैटरी है, एक कुंजी है, कुंजी तो हो नहीं हो एक ही बात है, ये एक धारा नियंत्रक है। ठीक है, और ये एक अपना विभव मापी। तो ये विभव मापी जो है ना वो वास्तव में क्या है, एक प्रकार का प्रतिरोध है। ठीक है, तो अगर मैं इसको हटा करके प्रतिरोध जैसा साइन बनाऊं तो थोड़ा सा आपके लिए समझने में आसानी रहेगी। अब ये परिपथ कैसा हो गया, ऊपर वाला परिपथ, केवल ये परिपथ की हम बात करें, ये परिपथ कैसा हो गया बच्चों, ऐसा परिपथ हो गया जैसे सेल से एक प्रतिरोध ये और एक प्रतिरोध ये, 2 प्रतिरोध जुड़े हुए। कितने प्रतिरोध जुड़े हुए, 2 प्रतिरोध जुड़े हुए। मेरी आवाज सुन पा रहे हो क्या बच्चों? आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है, मुझे रिप्लाई करके बताएं मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है क्या? यस सर। यस सर। क्वेश्चन समझ में 2 नहीं प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, 2 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। एक प्रतिरोध तो ये हो गया मान लो R1 और दूसरा हो गया R2। तो ये जो बैटरी है इसकी जितनी भी वोल्टता होगी उस पूरी वोल्टता का विभव पतन इन दोनों प्रतिरोधों पर ही होगा, क्योंकि तो ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। अब अगर इस बैटरी की वोल्टता 10 वोल्ट हो और उसमें से 1 वोल्ट का विभव पतन इस R1 धारा नियंत्रक पर हो जाए तो बाकी 9 वोल्ट का विभव पतन इस R2 यानी कि विभव मापी के तार पर होगा। मेरी बात को समझ गए कि नहीं समझे? यस सर। समझ में आ गई ना बात? अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगी। ये आपने कोचिंग में भी पढ़ा हुआ होगा और दोनों जगह से पढ़ोगे तो बहुत आपके लिए आसान रहेगा इस चीज को समझना, क्योंकि कई बार आप लोगों को ये पढ़ाया जाता है कि शून्य विक्षेप की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, आपको पता ही नहीं चलता संतुलन हुआ क्यों। ठीक है, तो 1 वोल्ट का विभव पतन यहां हो गया
ठीक है, बैटरी कितने वोल्ट की है? 10 वोल्ट की है। इस बैटरी के और नीचे वाली जो बैटरी लगी हुई है, यानी दो सेल जो लगे, ऊपर वाला सेल और नीचे वाला सेल, ऊपर वाले सेल को मैं कह देता हूं मान लो ईपी प्राइमरी सेल, और नीचे वाला जो सेल लगा हुआ है इसको हम कह देते हैं ओनली ई। ठीक है, या ऊपर वाले सेल को आप ई नॉट कह दो और नीचे जो सेल लगा हुआ है उसे E1 कह दो, कुछ भी कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, उससे कोई भी फर्क हमारे पास नहीं पड़ेगा। और हम ये जो सेल ले रहे हैं इसमें हम ये मान रहे हैं कि इनका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो नगण्य है। जब आंतरिक प्रतिरोध नगण्य होता है तो टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल का मान सेम होता है। तो ऊपर वाले सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो E0 है और नीचे जो सेल लगा हुआ है उसका विद्युत वाहक बल हम मान रहे हैं E। ठीक है ना, ध्यान से समझना मेरी बात को। तो जो ऊपर वाला सेल और नीचे जो सेल लगा हुआ है ई द्वितीयक परिपथ में जो सेल लगा हुआ है जिसका वोल्टेज कितना हमने माना है 5 वोल्ट। ठीक है, इस 5 वोल्ट और 10 वोल्ट के सेल के संयुक्त प्रभाव में सिरे ए पर जो वोल्टेज है वो मान लो 12 वोल्ट है सपोज। तो इस सिरे बी पर कितना वोल्टेज होगा? इतना वोल्टेज होना चाहिए कि इस पूरे तार ए बी के ऊपर जो विभव पतन है उसका मान कितना हो जाए? 9 वोल्ट आ जाए। कितना आ जाए? 9 वोल्ट आ जाए। समझ गए मेरी बात को? क्योंकि जो 10 वोल्ट है उस 10 वोल्ट में से 1 वोल्ट का विभव पतन तो किस पर हो गया? ऊपर वाले तार पर हो गया, सॉरी धारा नियंत्रक पर हो गया। अब बचा 9 वोल्ट। 9 वोल्ट का विभव पतन करने के लिए हम क्या कहेंगे कि भाई इस कोने पे 12 वोल्ट था तो यहां आते आते ये 9 वोल्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 9 वोल्ट का विभव पतन हो जाना चाहिए, यानी कि 12 में से 9 घटा दो, 3 वोल्ट रह जाना चाहिए। तो बी सिरे पर जो वोल्टेज है वो 3 वोल्ट है। 12 से कितना हो गया? 3 वोल्ट। अब सोचो कि ये तार 10 मीटर का है सपोज, तो 10 मीटर के तार पर 12 से 3 पहुंच गया, यानी 9 वोल्ट का विभव पतन हो रहा है। तो इसका मतलब 1 मीटर के तार पर कितना विभव पतन हो रहा होगा? 0.9 वोल्ट का। 10 मीटर के तार पर अगर 1 मिनट के लिए मान लूं मैं कि 10 मीटर का तार नहीं है, 9 मीटर का तार है। कितने मीटर का तार है? 9 मीटर का तार है। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं, अभी आपको ये बात समझ में आ जाएगी बहुत आसानी से कि यहां पर 9 वोल्ट का विभव पतन होना चाहिए। इस पूरे तार पर जो विभव पतन है वो 9 वोल्ट होना चाहिए। आप इस बात पे मत जाना कि यहां 10 है तो ये 12 कैसे आ गया, ये 3 कैसे आ गया, नहीं। हमें सिर्फ इस बात से मतलब है कि इस प्रतिरोधक पर विभव पतन और इस पूरे तार पर विभव पतन का कुल योग 10 वोल्ट आ जाना चाहिए हमारे लिए, तो बस प्राथमिक परिपथ के हिसाब से। तो ये अगर 12 वोल्ट है तो दूसरे सिरे पर 3 वोल्ट हो गया। और अगर ये 9 मीटर का तार होता तो हम कहते हैं कि पहले 1 मीटर पे 12 से 11 होता, दूसरे 1 मीटर पे 10 होता, तीसरे 1 मीटर पे 9 होता, चौथे 1 मीटर पर 6 होता, सॉरी 8 होता। ठीक है, उसके बाद में 1 मीटर पर 12 से 11 हुआ, 11 से 10 हुआ, 9 हुआ, 8 हुआ, इस तरीके से घटता रहता घटता रहता घटता रहता आगे बढ़ता रहता। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो अगर आप देखें कि इस 1 मीटर, अगर इस 1 मीटर के तार की आप बात करें, इस 1 मीटर के तार की आप बात करें तो इस पर 1 वोल्ट का विभव पतन हुआ। अगर मैं 2 मीटर के तार की बात करूं तो 2 वोल्ट का विभव पतन हुआ। अगर मैं 3 मीटर के तार की बात करूं तो 3 वोल्ट का विभव पतन हुआ। 4 मीटर के तार की बात करूं तो 4 वोल्ट का विभव पतन हुआ। और 5 मीटर के तार की बात करूं तो 5 वोल्ट का विभव पतन हुआ। ठीक है, 9 मीटर के तार पर 9 वोल्ट हो रहा है तो इसका मतलब 1 मीटर के तार पर 1 वोल्ट है। अब अगर मैं इस सेल को एक धारामापी से जोड़ देता हूं और इसके दूसरे भाग को यहां जोड़ देता हूं, तो ये जो धारामापी है इसके इस और जो सेल लगा हुआ है उस पर विभव पतन, भाई ये जो धारामापी है उसका सर्किट कौन सा हो गया? एक बिंदु ए हो गया, और जहां पर ये जुड़ रहा है उसको मैं कह देता हूं जे बिंदु। तो धारामापी का परिपथ अगर हम जोड़ना चाहें तो कैसा है? एक सेल धारामापी और ये ए से जुड़ा हुआ है, और जो धारामापी का दूसरा सिरा है वो जे से जुड़ा हुआ है। यानी धारामापी के लिए इस पूरे विभवमापी तार में से केवल ए से जे तक का तार ही काम में आ रहा है। ए से जे तक का ही तार काम में आ रहा है। ठीक है, अगर धारामापी के एक और का विभव दूसरे और के विभव के बराबर हो, ऐसा तभी हो सकता है जब एक और का विभव पतन दूसरे और के विभव पतन के बराबर हो जाए या विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाए, तो धारामापी के दोनों सिरों पर विभव का मान बराबर आएगा। और धारामापी के दोनों सिरों पर विभव का मान बराबर आ जाए
तो ऐसी स्थिति में क्या धारामापी से कोई विद्युत धारा का प्रवाह होगा? क्या धारामापी से विद्युत धारा का प्रवाह होगा? हम कहेंगे धारामापी से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। और धारामापी से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा तो धारामापी में शून्य विक्षेप की अवस्था आ जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि यदि धारामापी के एक और विभवमापी तार पर विभव पतन और दूसरी ओर जो सेल लगा हुआ है उसके कारण विद्युत वाहक बल का मान बराबर हो जाए तो धारामापी से धारा का प्रवाह नहीं होता है और धारामापी में विक्षेप शून्य आ जाता है। विक्षेप कितना आ जाता है? शून्य आ जाता है। धारामापी में विक्षेप शून्य आ जाता है। इसका उल्टा अगर हम कहें तो कि यदि धारामापी में विक्षेप शून्य आया है तो समझ लो कि इसके दोनों और विभव पतन का मान या वोल्टेज का मान बराबर है। दोनों और वोल्टेज का मान या विभव पतन का मान जो है वो बराबर है। तो शून्य विक्षेप की अवस्था में हम क्या कह सकते हैं? शून्य विक्षेप की अवस्था में हम कह सकते हैं कि ये जो ए से जे तक का तार है इस पर विभव पतन और दूसरी ओर जो बैटरी लगी हुई है उसका वोल्टेज, ये दोनों बराबर आने चाहिए। विभवमापी के सिद्धांत से हम जानते हैं विभवमापी तार पर अगर विभव पतन निकालना है तो वो लंबाई के प्रोपोर्शनल होता है। V इज प्रोपोर्शनल टू L, V बराबर हो जाएगा XL। शून्य विक्षेप की अवस्था में ये जो V का मान है यानी विभवमापी तार पर जो विभव पतन है और जो सेल का विद्युत वाहक बल है दोनों बराबर होने चाहिए शून्य विक्षेप की अवस्था में। तो हम क्या कहेंगे? शून्य विक्षेप की अवस्था में सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर V होगा। तो E बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा? X इंटू L। अब अगर आपको X का और L का मान पता है तो आप आसानी से इस सेल का विद्युत वाहक बल इस विभवमापी की सहायता से ज्ञात कर सकते हो। इस विभवमापी की सहायता से इसका विभव पतन विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको X और L का मान पता होना चाहिए। तो हमने डायरेक्ट तो विभवांतर नहीं निकाला, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से X और L को गुणा करके हमने विभवांतर निकाल लिया। ये विभवमापी का उपयोग है एक तरीके से। अब अगर इसी सूत्र से मैं X की परिभाषा निकालूं तो मैं कहूंगा X बराबर हो जाएगा या तो V बटा L लिख दो या E बटा L। E बटा L तो अपन कब लिखेंगे? शून्य विक्षेप की अवस्था में, और V बटा L ये हमेशा ही होगा जहां पर V क्या है? विभवमापी तार के सिरों पर विभव पतन। तो यहां पर जैसा कि मैंने पहले भी कहा, फिर से कह रहा हूं कि यदि L का मान 1 हो जाए 1 मीटर तो X का मान V के बराबर हो जाएगा। और ये V क्या होगा? इस 1 मीटर लंबे तार के सिरों पर विभव। जब नीचे L लिखा हुआ है तो हम कहेंगे ये V L लंबाई के तार पर विभव पतन है, और नीचे L की जगह 2 मीटर लिख दिया तो हम कहेंगे 2 मीटर तार के सिरों पर विभव पतन है, और अगर 1 मीटर लिख दिया तो हम कहेंगे 1 मीटर तार के सिरों पर विभव पतन है। तो यदि L का मान में 1 मीटर कर दो तो X का मान V के बराबर आ जाएगा, यानी 1 मीटर तार के सिरों पर जो विभव पतन होगा वही X यानी विभव प्रवणता कहलाएगा। विभव प्रवणता की जो परिभाषा है वो हो गई है एकांक लंबाई के तार पर विभव पतन विभव प्रवणता कहलाता है। इस प्रकार से अगर मैं यहां पर और भी चीजें ज्ञात कर सकता हूं, देखो जैसे हमने देखा कि हमारे पास में आया X बराबर V अपॉन L, और V का जो मान है वो कितना होता है? I इंटू R के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा I इंटू R अपॉन L। इस तरीके से भी विभव प्रवणता का सूत्र हम निकाल सकते हैं। तो ये एक तरीका है जिस तरीके से हम विभवांतर V का मान X यानी विभव प्रवणता को L से गुणा करके निकाल सकते हैं। अब हमारी समस्या क्या है कि X का मान हमें कैसे पता चले? तो X का मान निकालने का एक तरीका होता है जिसमें हम एक स्टैंडर्ड सेल को काम में लेते हैं। उस तरीके पर हम बाद में चर्चा करेंगे।